चलिए भाई शुरू की जाए आज की बातचीत। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज की चर्चा में। सभी आ जाए भैया, बातचीत आज की शुरू करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर हमारी बातचीत हो रही है। पीवाईक्यूज पर हमने दो पेपर्स को कवर करना है। एक तो मई का है जो आपका 2025 का एग्जामिनेशन हुआ था, इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के लिए हमारी बातचीत हो रही है, और दूसरा जो अक्टूबर नवंबर में आपका पेपर कंडक्ट किया गया था। ठीक है, जितनी बात तो मई वाली की बात हम कर चुके हैं। में एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन पर हमारा डिस्कशन हो चुका है। अभी हम बातचीत कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर वाले एग्जामिनेशन की, और अक्टूबर नवंबर वाले एग्जाम के पेपर जो एग्जाम था उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे और उस एग्जाम के जो क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने कई पार्ट में डिस्कस किया। आज पार्ट 7 है, इसके पहले 3 पार्ट और आ चुके हैं अक्टूबर नवंबर के क्वेश्चंस के। वो सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा क्योंकि वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, इसलिए आपको पीवाईक्यू देखना बहुत जरूरी है। आपकी तैयारी का एक हिस्सा होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करना, उसको देखना, उसको सॉल्व करना। क्वेश्चन खूब रिपीट होते हैं जेआईबी में। 8-10% क्वेश्चन आपको इत्मीनान से प्रीवियस ईयर से मिल जाते हैं। कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, जैसे आपका पेंशन फंड हो गया, इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो गए, इनसे क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड हो गए, इनसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गए, इनसे क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे ही पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए जरूरी हैं। क्वेश्चन खूब सारे रिपीट होते हैं, इसलिए मैं पीवाईक्यूज पर डिस्कस कर रहा हूं और विधिवत डिस्कशन हो रहा है। क्लियर है? तो शुरू करें फिर आज की चर्चा। पीवाईक्यू की आज ये लास्ट क्लास है क्योंकि हमने मई के पूरे पेपर को डिस्कस कर लिया है। अक्टूबर नवंबर वाले पेपर को आज हम डिस्कस करके कवर कर लेंगे। जो अब मेरी नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी, क्लियर है, ध्यान से समझिएगा भैया, जो नेक्स्ट मेरी आपसे मुलाकात होगी वो मैराथन क्लासेस पर होगी। मैराथन कब कब आपकी होनी है तो मैं मैराथन आपको बता दे रहा हूं पहले कब कब आपकी होनी है। 28 तारीख से आपकी मैराथन क्लास शुरू हो रही है, और ये मैराथन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट होने का मतलब है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कितनी ज्यादा मदद करने वाला है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा लास्ट ईयर या उसके पहले के जो भी मैराथन क्लासेस हुई उनसे कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये आप जब भी हमारा आप एनालिसिस देखना चाहें वाईटी पर जाके आप एनालिसिस देख सकते हैं, वहां आपको पता चलेगा कि ये मैराथन क्लासेस की क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैराथन क्लासेस आपकी 28 अक्टूबर 28 अक्टूबर से आपके लिए शुरू हो रहा है। पहले हम मॉड्यूल वाइज मैराथन करेंगे, यानी सारे मॉड्यूल को एक एक करके कवर करेंगे। तो 28 को मॉड्यूल ए की मैराथन होगी, 29 को मॉड्यूल बी की मैराथन होगी, 30 को मॉड्यूल सी और 31 को मॉड्यूल डी की मैराथन होगी। तो 28 से लेकर 31 तक मॉड्यूल ए बी सी डी की मैराथन होगी। ये जो चारों मॉड्यूल की मैराथन है ये शाम को शुरू होगी 6:30 बजे से इसी चैनल पर 6:30 PM से। 1 नवंबर को आपका फाइनल मैराथन होगा जिसमें हम पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जैसा कि आपके एग्जामिनेशन पेपर में आता है। ये जो फाइनल मैराथन है इसकी जो क्लास होगी ये शाम को 5:30 बजे से शुरू हो जाएगी। 1 घंटा पहले होगी फाइनल मैराथन, क्योंकि फाइनल मैराथन लंबी चलती है, इसलिए हम फाइनल मैराथन को 5:30 बजे ही शुरू कर देंगे। सारी मैराथन लाइव चलने वाली है आपके साथ। और 2 तारीख को जिस दिन आपका पेपर है 2 नवंबर को, उस दिन आपके फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस के लिए मैं जुड़ूंगा सुबह 11:15 बजे 11:15 पर, और सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के लिए मैं आपसे जुड़ूंगा 2 बजे दोपहर में। क्लियर है इतनी बात भैया? तो दोनों ही शिफ्ट का एनालिसिस होगा ताकि थर्ड शिफ्ट के जो हमारे मित्र हैं उनको भी सारी बातें क्लियरली पता चल जाए कौन कौन से क्वेश्चन उस दिन के भी रिपीट होते हैं। इसलिए फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस में आपका जुड़ना बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी होगा वो। तो ये आपका पूरा कैलेंडर है जो मैंने आपको बता दिया। 27 अक्टूबर को, यानी आपकी जो मैराथन शुरू हो रही है उसके एक दिन पहले 27 अक्टूबर को सुबह 8 बजे मैंने जो 50 डेज की एमसीक्यू सीरीज की है, जिसमें कम से कम 600 क्वेश्चन के आसपास के क्वेश्चंस होंगे, जो 50 डेज की एमसीक्यू सीरीज है उसका कंबाइंड वीडियो आपके लिए अपलोड हो जाएगा इसी चैनल पर। क्लियर है? तो आप उसको वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। वो 27 तारीख को अपलोड होगा। बाकी 28 से आपकी मैराथन जैसे मैंने बताया वैसे ही मैराथन आपकी शुरू हो जाएगी। तो शुरू करें फिर आज की बातचीत। इसके पहले एक बात मैं आपको और बता दूं, 27 तारीख तक के लिए आपके लिए 60% का दिवाली में ऑफर लॉन्च किया गया था। कल इसकी लास्ट डेट है, यानी कल तक आप अभी हमारे बैचेस पर, जेआईबी के सारे बैचेस पर, महापैक्स पर, हमारे लाइव बैचेस पर 60% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। जिनमें जो सबसे न्यू बैच है वो आपका जेआईबी क्रैश कोर्स है। ये कंप्लीट क्रैश कोर्स है, मतलब आपके चारों ही सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट थ्योरीज इसमें पूरी पढ़ाई जाएंगी। टेस्ट सीरीज इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, इस पे भी 60% तक का ऑफ है। 27 तारीख इसकी भी लास्ट डेट है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो पूछा गया था, देखिए पिछले 2 एग्जामिनेशन में ये देखा गया, इसके पहले वाले एग्जाम में तो ऐसा नहीं था। 2023 में और 2024 के पहले वाले साइकिल में ये क्वेश्चन ऐसे बहुत कम पूछे गए थे, लेकिन अक्टूबर नवंबर 2024 के पेपर में भी ये देखा गया कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। और जो आपका मई जून में पेपर हुआ था, 4 मई को बेसिकली जो पेपर आपका हुआ था 2025, उसमें भी एक कमेटी से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अक्टूबर नवंबर वाले पेपर में, मई जून वाले पेपर में कमेटी से क्वेश्चन पूछे गए, जैसे एसी शाह कमेटी पूछी गई, नरसिम्हन कमेटी के बारे में पूछा गया था, मल्होत्रा कमेटी के बारे में पूछा गया, और आपके सामने पहला क्वेश्चन आरिश खान कमेटी के बारे में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू द आरिश खान कमेटी, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया शुड ग्रेजुअली इवॉल्व इनटू विच टाइप ऑफ एंटिटीज। क्लियर है?
तो जो आरिज खान कमेटी थी, असल में पूछा तो ये गया था कि आरिज खान कमेटी किस लिए बनी थी। तो आरिज खान कमेटी वैसे तो कई सारी चीजों के लिए, आरिज खान कमेटी 2-3 सब्जेक्ट पर बनाई गई है, 2-3 मैटर पर बनाई गई है, लेकिन यहां पर जो आपका आंसर, वहां पर जो ऑप्शन दिया गया था वो यूनिवर्सल बैंक्स का होगा। तो आरिज खान कमेटी थी जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया में, तो उनको ग्रेजुअली किस तरीके से इवॉल्व होना चाहिए, तो यूनिवर्सल बैंक में उन्होंने इवॉल्व होना चाहिए और यूनिवर्सल बैंक के लिए कमेटी जानी जाती है। तो आपका पहले वाले क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन बनेगा। आंसर्स वहां पर बैंकर्स ने नहीं बताए थे, लेकिन उन्होंने कहा था सर मतलब ऑप्शंस नहीं बताए थे बैंकर्स ने, उन्होंने कहा था सर एक आरिज खान कमेटी पर क्वेश्चन बना था। देखिए होता क्या है, ये जितने भी क्वेश्चन है आपके सारे मेमोरी बेस्ड हैं, मतलब क्वेश्चन सारे पूछे गए, जो मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो क्वेश्चन पूछे गए आपके प्रीवियस ईयर में, उन्हीं क्वेश्चन पेपर से ये उठाया गया क्वेश्चन, जो बैंकर्स ने हमें एग्जाम एनालिसिस के दौरान बताया, जो हमारे सोर्सेज से, हम बैंकर से बात करते हैं एग्जाम के तुरंत बाद, उनसे जो हमें क्वेश्चंस पता चले वो सारे आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। लेकिन ऑप्शंस आपको एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद नहीं याद रहते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आपको याद रह जाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आरिज खान कमेटी किस चीज के लिए बनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी मिशन और प्रोग्राम इन इंडिया डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिंसिपल। क्वेश्चन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पूछा गया था, और मई वाले पेपर में ग्रीन बॉन्ड पर क्वेश्चन पूछा गया, तो उसके पहले भी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन बॉन्ड पर क्वेश्चंस बन चुके हैं। क्लियर है? तो आप इसमें कहां से आपको ये टॉपिक मिलेगा, तो आप लोग अपने मॉड्यूल ए में एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो वहीं पर आपको ये देखने को मिलता है। तो मॉड्यूल ए से ही आपका क्वेश्चन बना हुआ है। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी पॉलिसी या कौन सा पॉलिसी मिशन या कौन सा प्रोग्राम है इंडिया में जो सीधे सीधे जो है इनकॉर्पोरेट है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिंसिपल से। स्मार्ट सिटी मिशन एंड अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, या नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एंड भारतमाला परियोजना, दोनों के दोनों, बोथ ए एंड बी, और ओनली नेशनल रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट। क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या आंसर होगा? अच्छा, एक और मुझे याद आ रहा है कि मई वाले पेपर में पूछा गया था, शायद अक्टूबर वाले पेपर में शायद पूछा गया था, पीएम गति शक्ति योजना के बारे में। क्लियर है? तो पीएम गति शक्ति योजना भी आपको देखते हुए जाना है। क्या होगा दुरुस्त आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सी आंसर बिल्कुल दुरुस्त आंसर होगा। क्लियर है? दोनों के दोनों आपके ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर फंक्शन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का फंक्शन भैया आपके मई वाले पेपर में भी पूछा गया है, नीति आयोग का फंक्शन आपके अक्टूबर नवंबर वाले पेपर में भी पूछा गया है। नीति आयोग जरूर तैयार करके जाइएगा। और मई वाले पेपर में तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्वेश्चन मैंने पूछा गया इसलिए यहां नहीं रखा क्योंकि इसका नाम आपको पता है, तो मैंने सोचा कि मैं जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो मुजबान ही आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो नीति आयोग का पूरा नाम भी पूछा गया है। हाँ जी, तो आते हैं फिर नीति आयोग का इनमें से कौन सा कोर फंक्शन नहीं है। जो कोर फंक्शन नहीं है आपको वो पहचानना है। टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट। ये इवॉल्व करना कि एक शेयर्ड विजन हो नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज के लिए और इसमें स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। टू मॉनिटर एंड इवेल्युएट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम को मॉनिटर करना, उसको इवेल्युएट करना, उसको इंप्लीमेंट करवाना, ये सब भी काम होता है। तो जो इंप्लीमेंटेशन हो उसको मॉनिटर करना, उसको इवेल्युएट करना। टू अलोकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड ग्रांट्स डायरेक्टली टू स्टेट। इसका यह भी काम है कि स्टेट को डायरेक्टली ग्रांट और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का अलोकेशन करे, यानी फंड सीधे सीधे देने का अधिकार नीति आयोग का है। ऑप्शन सी ऐसा कह रहा है। ऑप्शन डी यहां पर कह रहा है टू एक्ट एज नॉलेज एंड इनोवेशन हब फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए नॉलेज एंड इनोवेशन हब के रूप में काम करता है। इस पर क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? तो आप लोगों ने जब हम इसके जो है विंग्स पढ़ते हैं नीति आयोग के, तो उसमें से एक विंग है भैया इसका, नॉलेज एंड जो आपका इनोवेशन हब है, एक हब है वो, इसलिए आपका डी आंसर यहां पर नहीं बनेगा क्योंकि वो है नीति आयोग के साथ। यहां पर जो दुरुस्त आंसर बनेगा वो सी आंसर बनेगा। नीति आयोग फंड अलोकेट नहीं करता है, ये याद रखिएगा। यही अंतर है योजना आयोग और नीति आयोग में। इसी योजना आयोग को ही रिप्लेस करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को लाया गया। योजना आयोग पहले 15 मार्च 1950 को एस्टैब्लिश किया गया था, प्लानिंग कमीशन जिसको कहते हैं, जो दिसंबर 2014 में समाप्त हो जाता है। उसी को रिप्लेस करके 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग को एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर यही है भैया कि योजना आयोग के पास फंड अलोकेट करने की ताकत थी, इसलिए वहां पर ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। नीति आयोग केवल फंड अलोकेट करने को सलाह दे सकता है जो संबंधित मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, लेकिन ये खुद फंड अलोकेट नहीं करता है। तो ये अंतर है नीति आयोग और योजना आयोग में। नीति आयोग के मेंबर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज्यादातर क्वेश्चन चेयरमैन पर ही होते हैं, तो चेयरमैन प्रधानमंत्री जी इसके होंगे। अब चेयरमैन के अलावा इनमें और कौन कौन से मेंबर होते हैं? चेयरमैन के अलावा इसमें एक होता है डिप्टी चेयरमैन, और जिसको आपके क्या नाम है डिप्टी चेयरमैन कह ले, या इसमें सीईओ भी जो है नियुक्त किए जाते हैं।
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होंगे, इनके अलावा परमानेंट मेंबर्स होते हैं, इनके अलावा इसमें स्पेशल इन्वाइटीज या स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं इसमें, और इनके अलावा परमानेंट मेंबर के अलावा जो आपके क्या नाम है गवर्निंग काउंसिल्स होती है जिसमें सारे स्टेट के मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स जो यूटीज हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं। तो ये इनके बाकी मेंबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। द फंक्शन ऑफ नीति आयोग टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज मेनली अचीव्ड थ्रू। देखिए एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि नीति आयोग किस आधार पर काम करता है, किस बेस पर काम करता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर ये काम करता है। क्लियर है? सहकारी संघवाद पर ये काम करता है। देखिए नीति आयोग पर अगर दो क्वेश्चन बन रहे हैं तो नीति आयोग को आपको ठीक से तैयार करके जाना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन बने, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन जरूर आपसे बनेगा। तो आपको बताना है कि नीति आयोग का एक फंक्शन है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जो है इसको बेसिकली प्रमोट करना। तो ये जो इसका प्रमोट करने का जो इसका उद्देश्य है ये इनमें से किसके द्वारा अचीव किया जाता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? सहकारी संघवाद। संघवाद का मतलब होता है जहां केंद्र में और राज्यों में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है कि भैया ये केंद्र काम करेगी, ये जो है आपका राज्य सरकारें काम करेगी। अब उनमें सहयोग बनाना, उनमें सहकारिता लेकर आना, इसी को कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नीति आयोग में राज्य सरकारों को बहुत अच्छी ताकत दी गई है, पावर्स राज्य सरकारों के पास भी है। तो ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है भैया, इसको ये कैसे इसमें जो है कैसे प्रमोट करते हैं, कैसे अचीव करते हैं? द गवर्निंग काउंसिल कंप्राइजेस चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें चूंकि चीफ मिनिस्टर्स भी शामिल होते हैं, यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी शामिल होते हैं, तो इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ता है। या स्पेशल इन्वाइटीज के माध्यम से, या जो इसके परमानेंट मेंबर हैं, या द नॉलेज एंड इनोवेशन हब। अब जितना मैंने आपको अभी इसके पीछे डिस्कशन किया है, अगर आपने उसको जरा सा भी एकाग्रता से सुना होगा तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपके पास मौजूद होगा। क्या होगा भैया दुरुस्त आंसर? क्लियर है? आगे की तरफ बढ़े। बिल्कुल, राज्यों को इसमें पूरी ताकत दी गई है, इसलिए इसके जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें राज्य भी शामिल होते हैं, यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर्स ये भी शामिल होते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अंडर द ईएसजी, ईएसजी पर हर साल क्वेश्चन बना हुआ है। क्लियर है? ईएसजी पर हमेशा क्वेश्चन बनता है। इन्वायरमेंट है, सोसाइटी या सोसाइटल या सोशल है, और गवर्नेंस है। क्लियर है? तो आपको बताना है ईएसजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड फॉल अंडर द गवर्नेंस पिलर। तो ईएसजी में इनमें से कौन सा गवर्नेंस पिलर के अंतर्गत आता है? कार्बन एमिशन रिडक्शन एंड रिन्यूएबल एनर्जी यूजेस, कार्बन एमिशन का रिडक्शन किया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा यूज किया जाए, या कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम, या वेस्ट रिसाइकलिंग एंड एनर्जी एफिशिएंसी, या बोर्ड डाइवर्सिटी, एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस एंड कंपनसेशन। क्या होगा दुरुस्त आंसर? इसमें से कौन सी एक्टिविटी है जो गवर्नेंस के अंतर्गत फॉल होती है? ईएसजी में खूब सारे ईएसजी, सीएसआर, ये सब क्वेश्चन में हर साल बनता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके। आंसर करते चलिए, आंसर करते चलिए। देखिए, कार्बन एमिशन रिडक्शन और रिन्यूएबल एनर्जी ये आपके इन्वायरमेंट के अंतर्गत आएगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट और एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम ये सोशल एक्टिविटीज के अंतर्गत आएगा। वेस्ट रिसाइकलिंग, एनर्जी एफिशिएंसी ये भी इन्वायरमेंट के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो बोर्ड डाइवर्सिटी, एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस, कॉम्पनसेशन है, ये आता है गवर्नेंस के अंतर्गत। तो डी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी 1991। अब देखिए, नरसिम्हन कमेटी दो बार बनी है। नरसिम्हन कमेटी से जो भी क्वेश्चन आपके पूछे, जैसे ये जो क्वेश्चन आपका है नरसिम्हन कमेटी वाला, ये मॉड्यूल ए से है। क्लियर है? मॉड्यूल ए में आपको इकोनॉमी रिफॉर्म नाम से एक बड़ा सा टॉपिक दिखाई देगा, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। अब अक्टूबर वाले पेपर में आपके नरसिम्हन कमेटी 1 से भी क्वेश्चन पूछा गया है। नरसिम्हन कमेटी 2 1998 में बनी थी, नरसिम्हन कमेटी 2। नरसिम्हन कमेटी 2 से भी क्वेश्चन पूछा गया और उनकी रिकमेंडेशन ही पूछी जाती है। तो इनमें से कौन सी रिकमेंडेशन नरसिम्हन कमेटी 1 की नहीं है? सवाल ये किया जा रहा है, आपको जो नहीं है वो पहचानना है। सीआरआर एसएलआर में कमी लाना, ताकि जो अब फ्री रिसोर्सेज बनता है बैंकों के लिए उनका यूज वो कर पाए। इंटरेस्ट रेट का डी रेगुलेशन किया जाना, या इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स बेस्ड ऑन बेसिल स्टैंडर्ड, बेसिल स्टैंडर्ड पर बेस्ड आपका सीएआर के जो नॉर्म्स है उनको लेकर आना, और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एआरसीज, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का एस्टैब्लिशमेंट करना। इनमें से कौन सा नरसिम्हम कमेटी 1 की रिकमेंडेशन नहीं है? नरसिम्हम कमेटी 1, नरसिम्हम कमेटी 2 दोनों की रिकमेंडेशन को आप ठीक से देखकर जाइएगा, क्योंकि ये सवाल हर साल पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म से अगर हम इस बार मई वाले पेपर की बात करें तो कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म से। 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म से। आपसे 1 से 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? 1 से 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। केस स्टडी होती है 3-4, न्यूमेरिकल्स होते हैं 1-2, और बाकी सारे आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको यहाँ पर जिस नेचर के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा
ईएसआर कह रहा हूं, एआरसी जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये सरफेसी एक्ट के अंतर्गत एस्टैब्लिश की जाती हैं। तो सरफेसी एक्ट की रिकमेंडेशन, एआरसी का एस्टैब्लिशमेंट, ये सब सेकंड कमेटी की रिकमेंडेशन है, फर्स्ट वाली की रिकमेंडेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। अंडर नरसिम्हम कमेटी 1998 द रिकमेंडेशन रिकमेंडेड मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फॉर इंडियन बैंक्स वाज, नरसिम्हम कमेटी सेकंड के पर इस बार सवाल किया जा रहा है, नरसिम्हम कमेटी सेकंड के अनुसार भारतीय बैंकों के लिए सीएसआर की कितनी, सीएसआर कह रहा हूं, सीएआर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या रिक्वायरमेंट, कई बार हम इसको पढ़ते हैं, ज्यादातर इसको रेशियो लिखा जाता है, बेसल अकॉर्ड में या बेसल नॉर्म्स में आप इसको पढ़ते हैं। तो कितना किया गया था, 6%, 8%, 9% या 10%। अब इस क्वेश्चन पर ज्यादा रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पर जो दुरुस्त आंसर आपका बनेगा वो सी बनेगा, 9% है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग की आइडियाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द नरसिम्हम कमिटी लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब इसमें नरसिम्हम कमिटी 1 और 2 की बात नहीं की गई, इसमें क्यूमुलेटिव रूप से कहा गया है कि नरसिम्हम कमेटी की इनमें से कौन से आइडिया या रिकमेंडेशंस थे जो फॉर्मुलेट करते हैं या फाउंडेशन रखते हैं किसकी, मॉडर्न इंडियन बैंकिंग सिस्टम की। डायरेक्ट क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट कंट्रोल, डायरेक्ट क्रेडिट होना चाहिए और इंटरेस्ट रेट का कंट्रोल होना चाहिए बैंकों के हाथ में, या लिबराइजेशन होना चाहिए बैंकों के लिए, प्रूडेंशियल रेगुलेशंस होने चाहिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, या नेशनलाइजेशन एंड स्टेट कंट्रोल ऑफ बैंक, जो स्टेट कंट्रोल ऑफ बैंक है उनका नेशनलाइजेशन किया जाना चाहिए, या कन्वर्जन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इनटू कॉमर्शियल बैंक, या कोऑपरेटिव बैंकों को कन्वर्ट किया जाना चाहिए कॉमर्शियल बैंक्स में। क्या होगा दुरुस्त आंसर। तो ओवरऑल नरसिम्हम कमेटी, देखिए नरसिम्हम कमेटी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के लिए बनी थी, लेकिन इनकी ज्यादातर जो रिकमेंडेशन है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए। इसलिए कभी अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी कमेटी है जो बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म के लिए बनाई गई थी, तो वो नरसिम्हम कमेटी 1, नरसिम्हम कमेटी 2 है। नरसिम्हम कमेटी के लिए इस क्वेश्चन पर जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा, सॉरी हाँ बी बनेगा, सी में करो बी बनेगा, क्योंकि लिबराइजेशन की बात कही गई थी, कहा यह गया था कि बैंकों को थोड़ा फ्री रखा जाए, जो डुअल कंट्रोल है बैंकों के ऊपर उसको हटाया जाए, सरकार की हिस्सेदारी बैंकों में कम की जाए, सरकार उदार हो बैंकों को लेकर, अपनी हिस्सेदारी कम करे, बैंकों के लिए प्रूडेंशियल नॉर्म्स की बात की गई थी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो बी ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जीसेक इज इनकरेक्ट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में सवाल पूछा गया था, ट्रेजरी बिल्स वगैरह के बारे में भी सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में गलत है। दे आर सेफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, जो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं ये सेफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होती हैं। दे कैरी ईदर फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड हाफ ईयरली। इनमें या तो आपको फिक्स्ड या तो आपको जो है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और ये हाफ ईयरली अमूमन पे किया जाता है। दे आर यूज्ड थ्रू रेपो ऑक्शन ओनली, इनका इस्तेमाल केवल रेपो ऑक्शंस के थ्रू ही किया जाता है। दे आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेज लॉन्ग टर्म फंड्स, इनको अमूमन सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है ताकि लॉन्ग टर्म फंड मार्केट में रेज किया जा सके। तो ये 1 साल के, 2 साल के, 5 साल के, 40 साल तक के हो सकते हैं डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा सी आंसर। केवल रेपो ऑक्शंस के थ्रू ही इनको नहीं खरीदा बेचा जा सकता है। इनको प्राइमरी डीलर्स आरबीआई से बिना रेपो ऑक्शंस में हिस्सा लिए भी परचेज कर सकती हैं। अब तो आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो आपका क्या नाम है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च की गई थी जिसके अंतर्गत आप आरडीजी अकाउंट ओपन करते हैं, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट आप ओपन करते हैं, उनमें जिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उनमें से एक डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी है। तो उस अकाउंट यानी एडी आपका जो है रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंतर्गत जो रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट ओपन किया जाता है उनमें कौन कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को होल्ड किया जा सकता है या उनमें ट्रेड किया जा सकता है या उनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, इसको याद रखिएगा। उनमें ट्रेजी बिल आता है, चाहे तो आप अपने नोटबुक पे लिख ले, ट्रेजी बिल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट। ये 4 सिक्योरिटीज है जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द रोल ऑफ आरबीआई इन द सेकेंडरी मार्केट फॉर डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो डेटेड जीसेक्स हैं, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, उनके लिए सेकेंडरी मार्केट में आरबीआई का क्या रोल होता है उसके बारे में जो सही आपको वो बताना है। आरबीआई एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, आरबीआई एलओएलआर के रूप में काम करता है। आरबीआई कंडक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन टू मैनेज लिक्विडिटी यूजिंग डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्ट करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचा और खरीदा दोनों जाता है। क्लियर है इतनी बात। आरबीआई इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम बाइंग बैक डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आरबीआई प्रोहिबिटेड है, आरबीआई बाईबैक नहीं कर सकता डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। या आरबीआई कैन नॉट इन्फ्लुएंस द यील्ड इन द सेकेंडरी मार्केट, आरबीआई सेकेंडरी मार्केट में यील्ड को प्रभावित नहीं कर सकता है। तो आरबीआई का क्या रोल होता है भैया, आपको पता है ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन किया जाता है। जब भी आरबीआई को ऐसा लगता है मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता है ताकि आप उसे खरीदे, इन्वेस्टमेंट करें और बाजार से पैसा खींच के आरबीआई के पास पहुंचे, लिक्विडिटी कम हो जाए। जब भी आरबीआई को लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कम है, आरबीआई
ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करता है ताकि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करके बाजार में पैसा डाल सके, इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा। ठीक है जी, इतनी बात। और डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आप याद रखिएगा सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रेड किया जा सकता है। क्वेश्चन 11 पर आते हैं। अंडर द हायर परचेज एक्ट 1972 ओनरशिप ऑफ गुड्स पासेस टू द हायरर। क्लियर है? हायर परचेज। देखिए अब अगर आप मई वाला क्वेश्चन देखेंगे तो लीज पर क्वेश्चन पूछा गया था, लीजिंग एग्रीमेंट पर क्वेश्चन पूछा गया था, ऑपरेटिंग लीज पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा ऑपरेटिंग लीज के साथ साथ जो फाइनेंस लीज है, इकोनॉमिक लीज है, उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। लीज वाले टॉपिक में ही आपका हायर परचेज है, तो पूरे टॉपिक का नाम ही है लीज फाइनेंसिंग एंड हायर परचेज। अब अक्टूबर वाले में हायर परचेज पूछा गया, मई वाले में लीज वाला क्वेश्चन पूछे गए, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि हायर परचेज जो एग्रीमेंट होता है उसमें जो गुड्स की या असेट की जो ओनरशिप होती है पासेस टू द हायरर। हायरर को कब पासेस किया जाता है, यानी कब पास किया जाएगा, कब उसे दिया जाएगा? एट द टाइम ऑफ साइनिंग द हायर परचेज एग्रीमेंट। जब हायर परचेज एग्रीमेंट साइन होगा उसी समय दे दिया जाता है ओनरशिप। या व्हेन द हायर टेक्स पोजीशन ऑफ द गुड्स, या जब हायरर पोजीशन लेता है उस गुड्स पर तब। या व्हेन द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड, या जब हायरर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देता है उसके बाद मिलता है। या व्हेन द हाफ ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स हैव बीन पेड, या जब जितना भी इंस्टॉलमेंट तय हुआ था उसमें से आधा इंस्टॉलमेंट जब आपका पे हो चुका है तब आपको ओनरशिप दी जाती है। दो पार्टीज होती है, पार्टीज का नाम याद रखिएगा। जिसकी असेट है जो हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत हायर उस पर देने वाला है, हायर परचेज एग्रीमेंट में जो अपने असेट्स देगा, यानी जो असेट का ओनर है उसे हम हायर वेंडर कहते हैं या हायरी कहते हैं, और जो उस असेट को हायर परचेज में ले रहा है अपने पास उपयोग करने के लिए उसे हम हायरर कहते हैं। क्लियर है? तो हायरर जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता है तब तक इसकी ओनरशिप वेंडर के पास ही रहती है। लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ही आपको ओनरशिप मिलती है। लास्ट इंस्टॉलमेंट के पहले केवल आपके पास पोजीशन रहता है, ओनरशिप नहीं रहती। ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद मिलेगा, इसलिए यहां पर जो दुरुस्त आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। इन अ हायर परचेज एग्रीमेंट हु इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनर ऑफ गुड्स अंटिल ऑल इंस्टॉलमेंट आर पेड एंड द ऑप्शन टू परचेज इज एक्सरसाइज। अभी इसी क्वेश्चन पर मैं आपसे पीछे बात कर रहा था कि हायर परचेज एग्रीमेंट पर आपको बताना है कौन है जो लीगली रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ ओनर, उस गुड्स के ओनर के रूप में उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है जब तक कि पूरे इंस्टॉलमेंट पे ना हो जाए और हायर परचेज एग्रीमेंट के अंतर्गत जो परचेज वाला ऑप्शन है वो एक्सरसाइज ना कर लिया जाए। तब तक किस व्यक्ति को यहां पर ओनर माना जाता है उस असेट का? हम हायरर को ओनर मानते हैं, या जो हायर वेंडर है उसको फाइनेंसर भी इसको बोलते हैं, या बैंक प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो बैंक जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहा है, या इधर ए और बी, या तो ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है। किसको माना जाता है भैया? तो अभी मैंने पीछे डिस्कस किया कि हायर परचेज एग्रीमेंट में जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर देते हैं तब तक आपके पास ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होती है, केवल पोजीशन ट्रांसफर होता है। तब तक पोजीशन उसके ओनर के पास ही बना रहेगा। ओनर को कहा जाता है हायर वेंडर या फाइनेंसर। हायर वेंडर इसका सही नाम है, या हायरी भी कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर इसको हम हायरी भी लिख सकते हैं, इसको हम यहां पर हायरी भी लिख सकते हैं। लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद हायरर के पास ओनरशिप कर ली जाती है क्योंकि उसके पास वो परचेज कर लेता है। तो यहां पर बी आंसर बनेगा। जब तक पूरा इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो गया तब तक ओनरशिप हायर वेंडर के पास, हायरी या फाइनेंसर के पास बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज अ मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई का। देखिए अब इस क्वेश्चन पर आने के पहले मैं आपको पहले तो ये बता दूं भैया कि बैंकर्स ने, जब मैं इस पेपर का एनालिसिस कर रहा था और अभी जब मैंने बात की आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए, तो बैंकर्स ने मुझे बताया कि सर डिमांड और सप्लाई वाला जो चैप्टर है उससे कम से कम बने थे 3-4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन के आसपास उससे क्वेश्चन बने थे। अब सारे तो उन्हें याद नहीं थे, लेकिन उनको जो याद था उन्होंने कहा एक क्वेश्चन बना था जो मूवमेंट है कर्व का, जो सप्लाई कर्व का जो मूवमेंट होता है उस पे दोनों क्वेश्चन बने। अलोंग विद द कर्व मूवमेंट कैसे होगा या किस कंडीशन में होगा, और जो आपका सप्लाई कर्व है उसकी शिफ्टिंग कब होगी, जिसको हम चेंज इन सप्लाई कर्व भी बोलते हैं। तो वहां से 2 क्वेश्चन मैंने आपके साथ यहां पर रखे हुए भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज अ मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व रादर देन द शिफ्ट ऑफ द कर्व। में से कौन सी सिचुएशन में जो सप्लाई कर्व है उसका मूवमेंट विद इन द कर्व होगा, मूवमेंट अलोंग विद द कर्व होगा, शिफ्ट नहीं होगा, बल्कि सप्लाई आपकी या तो बढ़ रही होगी या तो कम हो रही होगी, लेकिन उसके कर्व में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा कब होगा? एंड इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द गुड्स, जब उस गुड्स की अपनी प्राइस में चेंज आएगा, या जब टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होगा जिससे आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम होगी तब, या एंड इंक्रीज इन वेज ऑफ लेबर यूज्ड इन प्रोडक्शन, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज। तो कब ऐसा होगा? जब सप्लाई कर्व में अलोंग विद द कर्व चेंज होगा। अब मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, और यही कॉन्सेप्ट लागू होता है सप्लाई और डिमांड दोनों पर।
अब देखिए ये आपका बन रहा है सप्लाई कर्व, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस पर आपने रख दिया प्राइस, एक्स एक्सिस पर आपने क्या रख दिया, क्वांटिटी। यही याद रखिएगा डिमांड पर भी। लेकिन अब सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि सप्लाई का प्राइस के साथ सीधा रिलेशन होता है, और आपका जो डिमांड कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि उसका प्राइस के साथ विपरीत संबंध होता है। तो यहां पर आपकी प्राइस हो गई, यहां पर आपकी क्वांटिटी हो गई। क्लियर है, ये आपका बन गया सप्लाई कर्व। अब कहा जा रहा है कि कौन सी कंडीशन में मूवमेंट अलोंग विद द कर्व होगा, कर्व चेंज नहीं होगा, यानी जो कर्व अपनी जगह पर है वो अपनी जगह पर ही रहेगा, सप्लाई कम और ज्यादा हो जाएगी। तो कब ऐसा होगा, ऐसा तब होता है जब प्राइस में चेंज हो। जैसे इस वस्तु की प्राइस बढ़ के P से P1 हो गई तो क्वांटिटी Q से Q1 हो जाएगी, क्योंकि प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है। तो आप देखेंगे अब आपका जो सप्लाई कर्व बन रहा है, कर्व में कोई चेंज नहीं हो रहा है और सप्लाई आपकी क्या हो गई है, बढ़ गई है। सप्लाई में क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया है। तो आप हमेशा डिमांड के केस में भी यही याद रखिएगा, सप्लाई के केस में भी याद रखिएगा कि बिना कर्व में चेंज हुए सप्लाई या डिमांड तब मूव करती है, कर्व में चेंज बिना हुए, यानी मूवमेंट अलोंग विद द कर्व तब होता है जब प्राइस में चेंज आता है। ऐसा ही डिमांड के साथ होगा, यानी यहां पर आपका ऑप्शन ए बनेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वुड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व टू द राइट इंक्रीज सप्लाई। कौन सी सिचुएशन में जो सप्लाई कर्व है वो राइट शिफ्ट होगा, मतलब सप्लाई इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर देखो राइट शिफ्ट होने का मतलब सप्लाई कर्व चेंज होगा, अपनी जगह से शिफ्ट होगा और राइट में जाएगा। ये तब होता है जब प्राइस अनचेंज हो। कैसे, यहां पर देख लें, ये तब होता है जब प्राइस अनचेंज हो। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस पर आपने प्राइस रख दिया, एक्स एक्सिस पर आपने क्वांटिटी सप्लाइड रख दिया। क्लियर है। अब यहां पर ये आपका सप्लाई कर्व है भैया अभी। क्लियर है। अब मान लेते हैं प्राइस यहां पर P है, क्वांटिटी यहां पर Q है। कहा जा रहा है कि कब ऐसा होगा, जब सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट हो। राइट का मतलब जैसे आप पढ़ रहे हैं, ये आपका राइट हुआ, ये आपका लेफ्ट हुआ। हमेशा याद रखिएगा अगर कर्व राइट में शिफ्ट हो रहा है, डिमांड और सप्लाई दोनों में यही बात लागू होगी। अगर कर्व राइट शिफ्ट हो रहा है तो सप्लाई बढ़ रही है सप्लाई के केस में, डिमांड बढ़ेगी डिमांड के केस में। अगर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है तो सप्लाई कम हो रही है सप्लाई के केस में, डिमांड कम होगा डिमांड के केस में। तो ये बात सप्लाई डिमांड दोनों पर लागू होगा। देखिए सप्लाई कर्व में चेंज तब आता है जब आपके प्राइस अनचेंज्ड हो, बाकी किसी फैक्टर की वजह से उसके क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में चेंज है। तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, मान लेते हैं गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी देना शुरू कर दिया, जिससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई, आपको ज्यादा लाभ मिलेगा तो आप ज्यादा सप्लाई करोगे। तो यहां पर आप प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, बाकी किसी फैक्टर की वजह से क्वांटिटी आपकी बढ़ के Q से Q1 हो गई। तो अब जो आपका कर्व बनेगा भैया, देखिए अब प्राइस वही है, जो आपका कर्व अब बनेगा वो यहां पर बनेगा। अब जो आपका कर्व बन रहा है वो यहां पर बन रहा है। तो आपका जो सप्लाई कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है। कहां शिफ्ट हुआ है, वो राइट वर्ड शिफ्ट हुआ। राइट शिफ्ट होने का मतलब सप्लाई इंक्रीज हुई है। तो कब ऐसा होगा, जब प्राइस अनचेंज हो, बाकी किसी फैक्टर की वजह से सप्लाई कम या ज्यादा हो। इंक्रीज इन एक्सरसाइज ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी ऑन प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी तो सप्लाई कर्व शिफ्ट तो होगा, लेकिन सप्लाई बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी। तो सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा लेकिन राइट नहीं लेफ्ट शिफ्ट होगा, क्योंकि इससे सप्लाई कम हो जाएगी। क्लियर है। अब जैसे मान लेते हैं अगर वो बढ़ गया, क्या नाम है आपका, एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई, तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी ना। तो आपकी क्वांटिटी कम होकर Q2 हो जाएगी, तो आपका जो सप्लाई कर्व बनने लगेगा वो यहां से बनने लगेगा। तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो चेंज जरूर हो रहा है लेकिन सप्लाई कम हो रही है, जबकि हमें वो फैक्टर ढूंढना है जिससे चेंज भी हो सप्लाई बढ़े भी। इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होना, या नेचुरल डिजास्टर अफेक्टिंग प्रोडक्शन। अब देखो इससे भी आपका प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो, प्राइस कम होगी, क्या नाम है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई कम होगी। इससे भी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा तो सप्लाई कम होगा। इंक्रीज इन प्राइस, और अगर प्राइस इंक्रीज होगी तब तो आपका मूवमेंट अलोंग विद द कर्व होगा, कर्व चेंज नहीं होगा। पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा, इसलिए ये आंसर नहीं बन सकता, ये आंसर नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता। आपका आंसर बनेगा बी, क्योंकि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव होगी, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट अगर होगा, तो ऐसे केस में आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है, प्रोड्यूसर को ज्यादा लाभ मिलेगा, वो ज्यादा सप्लाई करेगा, लेकिन प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। इस फैक्टर की वजह से क्वांटिटी सप्लाई बढ़ी है, इसलिए आपका आंसर बनेगा बी। क्लियर है इतनी बात। क्वेश्चन 15 पर आते हैं। अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सवाल सीधे सीधे ऐसा पूछा गया था। देखिए 2 सवाल पूछे गए थे अक्टूबर वाले में, मैंने सवाल 2 पूछा गया था, मैंने दोनों सवाल एक ही क्वेश्चन में रख दिया है। सवाल एक तो ये पूछा गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था, स्टैब्लिशमेंट का ईयर पूछा गया था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1 अप्रैल 1934 को आता है, और इसकी इसका 1 अप्रैल कह रहा हूं, स्टैब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को होता है आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। तो आरबीआई अधिनियम आता है, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 3 के अंतर्गत आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई स्टैब्लिश होता है।
ठीक होगी, कलकत्ता में स्टैब्लिश होता है। तो एक तो पूछा गया था कि आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट का ईयर क्या है, तो 1935 है। और एक पूछा गया था कि आरबीआई की इनिशियल पेड अप कैपिटल क्या थी। तो मैंने दोनों बातें यहां पर रख दी हैं। तो एक मैंने दोनों क्वेश्चन आपको मुजबानी बता दिया, एक क्वेश्चन मैंने उन दोनों को शामिल करके बना दिया। तो अंडर द आरबीआई, अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 द आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। तो कलकत्ता में 1 अप्रैल 1935 में स्थापित हुआ, यह सवाल पूछा गया था। अब आरबीआई की कैपिटल आपको बतानी है, 5 करोड़ थी, 1 करोड़ था, 10 लाख था या 2 करोड़ रुपए था। ठीक है, तो मैंने दोनों सवाल दोनों अलग अलग पूछे गए थे। आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट ईयर अलग पूछा गया था, आरबीआई की इनिशियल पेड अप कैपिटल अलग पूछी गई थी। मैंने दोनों एक में शामिल कर दिया ताकि आपको दोनों बातें एक साथ ही पता चल जाए। तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ कलकत्ता में, 2 साल कलकत्ता में काम करता है और उसके बाद ये परमानेंटली मुंबई में ट्रांसफर हो जाता है। तो आजकल आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस मुंबई में है। इसकी जो इनिशियल पेड अप कैपिटल थी वो 5 करोड़ रुपए थी, जिसको 100 रुपए के इक्वल शेयर में डिवाइड किया गया था। 5 लाख शेयर बने थे, 5 करोड़ रुपए इसकी इनिशियल पेड अप कैपिटल थी। ए आंसर इसका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। एज पर द रिवाइज, ये भी पूछा गया था भैया कि एमएसएमई का क्लासिफिकेशन क्या है। अब देखो मेरी बात को, एमएसएमई का क्लासिफिकेशन पूछा गया। एमएसएमई की डेफिनेशन असल में पूछी गई थी, क्लासिफिकेशन पर सवाल बना था 2024 के पेपर की हम बात करें, अक्टूबर नवंबर की। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि 2025 में एमएसएमई का क्लासिफिकेशन चेंज हो गया है। ठीक हो गई जितनी बार। तो अब जो पूछा जाएगा वो नई डेफिनेशन पूछी जाएगी। जैसे यहां पर पूछा गया है, एज पर द रिवाइज एमएसएमई डेफिनेशन इन 2025 what is the maximum investment in plant and machinery equipment for an enterprise to qualify as micro enterprises। माइक्रो इंटरप्राइजेस के क्वालिफाई होने के लिए उसको कितना मैक्सिमम मशीनरी और प्लांट पर खर्चा करना चाहिए, रिवाइज्ड आपको क्लासिफिकेशन के हिसाब से बताना है। तो मैंने तो यहां पर 2025 वाला आंसर लगा, क्योंकि अब आपसे 2025 पूछा जाएगा। 2024 में इसका आंसर बना था 1 करोड़ रुपए। 2024 में इसका आंसर कितना बना था, 1 करोड़। अब इसकी सीमा को बढ़ाकर कर दिया गया है 2.5 करोड़। अब इसकी सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 2.5 करोड़। और इसका टर्नओवर मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट पूछा गया प्लांट मशीनरी पे, तो अब तो 2.5 करोड़ है। लेकिन अक्टूबर में ये क्लासिफिकेशन तो 25 में आया, अक्टूबर में पुराना वाला था, तो पुराना वाला आपका आंसर बनेगा। तो उस समय 1 करोड़ था, अभी 2.5 करोड़ हो गया, इसलिए इसका भी आंसर बनेगा ए ऑप्शन। क्लियर है। और ये मैंने नया वाला क्लासिफिकेशन लिख दिया। अब देखो आपके अक्टूबर वाले एग्जाम में ये आंसर बना था 1 करोड़ रुपया, अब बन गया है आपका 2.5 करोड़ और इसका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए है। यहां जो करंट लिखा है अब ये ओल्ड हो चुका है और ये रिवाइज जो है ये आपका करंट हो चुका है। तो करंट आपको याद करके जाना है। क्लियर है। ये टर्नओवर के आधार पर ये ओल्ड हो चुका है और रिवाइज जो है ये अब आपका करंट है। ये मैंने पूरा चार्ट यहां पर लिख दिया है, इससे डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये था भैया जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ कोऑपरेटिव बैंक एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट दैट मस्ट बी एलोकेटेड टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो भैया आपको ये बताना है कोऑपरेटिव बैंकों के लिए पीएसएल का टारगेट क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट क्या है। और अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक का टारगेट चेंज हो गया भैया, तो याद रखिएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक का टारगेट चेंज हो गया है। अभी एक आपका जो फाइनेंशियल आपका चल रहा है 2025 और 26, इसी से ये चेंज हुआ, लागू हो जाएगा। जैसे कोऑपरेटिव बैंकों का चेंज करके कर दिया गया 60%, तो कोऑपरेटिव बैंकों के लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए ये 60% होगा, तो डी आंसर बनेगा। और अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक का पूछा जाए कि अब कितना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट है, मैंने अभी इस पर शॉर्ट भी आपको बना के दिया है। तो अब चेंज हो गया भैया, पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो आपका पीएसएल का टारगेट हुआ करता था 75%, आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों को 75% था। स्मॉल फाइनेंस बैंक का अब 60% कर दिया गया है। तो अब अगर इस साल पूछा जाएगा तो 75% मत करके आइएगा, पिछले साल 75% था, अभी इस फाइनेंशियल ईयर से आपका ये हो गया है 60%, 75% से कम करके स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो उसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज इंक्लूडेड इन M3 ब्रॉड मनी बट एक्सक्लूडेड फ्रॉम M1 नैरो मनी। मनी सप्लाई से भी क्वेश्चन बना था और मनी मल्टीप्लायर से क्वेश्चन बना, मनी सप्लाई से क्वेश्चन बना, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई से क्वेश्चन बना था। ये वही क्वेश्चन रखा गया है यहां पर। तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट है भैया जो M3 में तो शामिल होगा लेकिन M1 में शामिल नहीं होता। अब देखिए करेंसी विद पब्लिक ये M1 में होता है, अदर डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिसेस ये आपका M4 में होता है, टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स ये आपका M3 में होगा, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक्स ये आपका M1 में होगा। तो ये M1 हो गया और ये आपका M1 हो गया, ये M4 हो गया। कहा जा रहा है इनमें से कौन सा M3 में शामिल होगा लेकिन M4 में शामिल नहीं होगा। तो ये M3 में शामिल होता है, M3 में शामिल होगा, M1 में शामिल नहीं होगा। तो टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स ये आपका M3 में शामिल हो जाता है। क्या है इसमें, नहीं पूछा क्या जा रहा है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो M3 ब्रॉड मनी में शामिल होता है लेकिन M1 में नहीं शामिल होता है। तो M1 में आपका नहीं शामिल होता है, तो करेंसी विद पब्लिक ये तो M1 में शामिल होगा।
और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स ये आपका M1 में शामिल होता है। अदर डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस ये आपका M4 में शामिल होता है। टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स ये आपका M3 में शामिल हो जाएगा। वैसे टाइम डिपॉजिट आपका M2 में आता है, लेकिन M2 को M3 आपका जो M1 और M3 में जोड़ा जाता है। तो यहां पर ये ऑप्शंस यहां पर गलत लिखा गया है, वास्तव में यहां पर होना चाहिए था टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। मैं इसको सही कर दे रहा हूं, टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस ये M3 में शामिल होता है। बैंक को हटा दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस ये M1 में नहीं होता है, तो यहां पर सी आंसर बनेगा। बैंक हटा के यहां पर क्या कर दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस। तो ये आपका M1 में होगा, ये आपका M1 में होगा, ये आपका M3 में होता है, ये आपका होगा टाइम डिपॉजिट विद। ऑप्शन सी इसमें हमारे टाइपराइटर साहब ने गलत लिख दिया है। इस क्वेश्चन को कैंसिल कर देते हैं भैया, है ना, ऑप्शन सी गलत लिखा है। मैं आपको सारे यहां अलग से लिख के बता दे रहा हूं, आप इसको याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को यहां से हटा देते हैं ना, क्योंकि इसके ऑप्शन गलत हैं। मैं आपको यहां पर पूरी बात बता दे रहा हूं, ठीक है। देखो मैं यहां पर आपको पूरी बात बता दे रहा हूं, मैं पूरा फॉर्मूला ही लिख दे रहा हूं आपके लिए। ऑप्शंस यहां पर थोड़े गलत लिखे गए थे। देखो ये क्या है, ये है मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई या मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मेजरमेंट मोटा हो गया, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मॉड्यूल बी से क्वेश्चन था भैया ये, है ना, मनी सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 18 इसी से बना था, लेकिन उसके ऑप्शंस सही नहीं लिखे गए थे, इसलिए मैं क्वेश्चन को कैंसिल करके आपको सारे बता ही दे रहा हूं, M1 से लेके M4 तक। M1 में क्या क्या होता है भैया, M1, M2, M3 और M4 आपको यहां पर देखने हैं। M1 में क्या होता है, करेंसी विद पब्लिक, जो पैसा हमारी आपकी जेब में है। क्लियर है, करेंसी विद पब्लिक यहां पर लिख दीजिएगा। प्लस इसमें शामिल होता है डिमांड डिपॉजिट इन बैंक्स, डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक्स, प्लस अदर डिपॉजिट्स इन आरबीआई। मैं डीपो लिख दूं, आप याद रखेंगे, इन आरबीआई, बैंकों के जो अदर डिपॉजिट्स आरबीआई, ये M1 में होगा। M2 में क्या होता है भैया, M2 में हम M1 को फिर से ले लेंगे, प्लस टाइम डिपॉजिट। अच्छा ये हो गया, डिमांड डिपॉजिट हो गया, फिर इसमें हो जाएगा डिमांड डिपॉजिट। यहां पर एक सेकंड ना रुकना जरा, चलो मैं पूरा लिख ही दे रहा हूं, मुझे लगता है ऑप्शन उसके सही दिए हुए थे क्या। यहां पर देख लेते हैं, डिमांड डिपॉजिट, डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। डिमांड डिपॉजिट पीओ का मतलब पोस्ट ऑफिस है। M3 में आ जाते हैं, M3 में फिर से आपको M1 ही लेना है, और टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स आ जाएगा। सही लिखा था वहां पर, मैंने उसको जल्दबाजी में पढ़ लिया, विद बैंक्स। विद बैंक्स M4 में आ जाएगा आपका M3 प्लस, ये प्लस है, M3 प्लस। अच्छा एक बात याद रखिएगा, M3 में आपको M1 ही लेना है, M2 मत ले लीजिएगा। तो M2 M3 दोनों में M1 होगा। M3 प्लस अदर डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, अदर डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, लेकिन इसमें आपका आप एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूड्स नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ऑप्शन सही लिखा था, मैंने उसको जल्दबाजी में पढ़ लिया, यही तो शायद लिखा हुआ था टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। क्वेश्चन हटाना नहीं चाहिए था वहां से, तो खैर जो भी था वो मैंने यहां पर पूरा लिख दिया। अब आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप उसका आंसर कर सकते हैं। अब यहां पर जो सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है आपसे कि इसमें लिक्विडिटी की सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो लिक्विडिटी सबसे ज्यादा M1 में, लिक्विडिटी सबसे कम M3 M4 में। M1 और M2 को नैरो मनी कहते हैं, M3 और M4 को ब्रॉड मनी कहा जाता है। जिसमें लिक्विडिटी कम है उसको कहा जाता है ब्रॉड मनी, जिसमें लिक्विडिटी ज्यादा है उसको कहते हैं हम लोग नैरो मनी। तो M2 M1 नैरो मनी, M3 M4 ब्रॉड मनी कहलाता है। ये इक्वेशंस है, मुझे लगता है शायद उस क्वेश्चन में यही लिखा हुआ था, मैंने जल्दबाजी में उस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा नहीं। देखिए ये गलती मुझसे जब हो गई तो आप लोगों से भी हो सकती है एग्जामिनेशन हॉल में। क्वेश्चंस को पढ़ने की जल्दबाजी मत करिएगा, है ना। ऑप्शंस वहां सही लिखा हुआ था, लेकिन मैंने उसको ध्यान से पढ़ा नहीं, जल्दबाजी में पढ़ा नहीं, वो मेरी तरफ से गलती हुई, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा भैया, क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िएगा, कई बार हो जाता है।
खैर मैंने आपका वो जो वहां पर क्वेश्चन हटाया गया, मैंने वो पूरा पूरा यहां पर लिख दिया गया। सवाल यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा है जो आपका शामिल होता है इसमें। ब्रॉड मनी में इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, या मनी मेजरमेंट में जैसे वहां सवाल पूछा गया था, इनमें से कौन सा जो M3 में शामिल होगा लेकिन M1 में नहीं होगा। तो M3 में टाइम डिपॉजिट विद बैंक शामिल होता है, M1 में शामिल नहीं होता है। M1 में डिमांड डिपॉजिट शामिल होता है। तो ये था भैया आपका क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 17 के बाद वाला क्वेश्चन था ये। तो मैंने पूरा यहां पर आपके लिए लिख दिया। भैया ये याद रखिएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक का, इसमें तो आपका कोऑपरेटिव बैंक का पूछा गया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का अभी इसी फाइनेंशियल ईयर से कम करके कर दिया गया है 60%, 75 था 75 से 60 किया गया। ठीक है, जितनी बात। चलिए तो आगे फिर बढ़ते हैं भैया। तो ये थे क्वेश्चंस आपके। अभी तक मैंने मई के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अभी तक मैंने आपके अक्टूबर नवंबर एग्जाम के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। तो आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं। अब आपसे 28 तारीख से मेरी मैराथन में मुलाकात होगी। जैसे मैंने आपको बताया, मैं मैराथन की डेट आपको फिर से बता दे रहा हूँ, टाइमिंग फिर से बता दे रहा हूँ। मैराथन की क्लासेस आपकी शुरू हो रही है 28 अक्टूबर से। मॉड्यूल ए की मैराथन 28 अक्टूबर शाम को 6:30 बजे, 29 को मॉड्यूल बी की मैराथन शाम को 6:30 बजे, 30 को मॉड्यूल सी की मैराथन शाम को 6:30 बजे, 31 को मॉड्यूल डी की मैराथन शाम को 6:30 बजे। 1 नवंबर आपके एग्जाम एक दिन पहले फाइनल मैराथन होगी जो शाम को 5:30 बजे शुरू होगी। वो कंप्लीट मैराथन होगी जिसमें पूरे 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और 2 नवंबर जिस दिन आपका पेपर है, मैं एग्जाम एनालिसिस के लिए जुड़ूंगा। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस के लिए 11:15 पर सुबह, सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस के दोपहर में 2 बजे जुड़ूंगा। इस एग्जाम एनालिसिस में आप सभी जुड़ेंगे जिनका स्पेशली सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पेपर होगा। वो अभी तो आपका एडमिट कार्ड आया नहीं है। एडमिट कार्ड आपका एग्जाम के IABF ने खुद लिखा है कि एडमिट कार्ड आपके एग्जाम के 10 दिन पहले तक रिलीज करें। तो 1 हफ्ते से 10 दिन के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। मुझे उम्मीद है जैसे ही दिवाली वाला ये छुट्टियां खत्म होंगी उसके तुरंत बाद ही आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो 22, 23, 24 तक आपका एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए। जिनका सेकंड और थर्ड शिफ्ट में होगा वो जरूर एग्जाम एनालिसिस में जुड़ेंगे। उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं उस दिन के क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात भैया। और 27 अक्टूबर आपका पड़ रहा है मंडे। 27 अक्टूबर को मैंने जो 50 डेज की MCQ सीरीज डिस्कस की थी, वो पूरी MCQ सीरीज का कंबाइंड वीडियो आप में से जिन्होंने नहीं देखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट MCQ से जिन्होंने नहीं देखा, उसका कंबाइंड वीडियो जो है आपके साथ क्या नाम है इसमें, सुबह 8 बजे, 7-8 बजे, 9 बजे के बीच में वो आपके इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। कंबाइंड वीडियो जरूर, अगर वो कंबाइंड वीडियो आपने देख लिया ना भैया, तो आप ये मान के चलो कि आपके बढ़िया मार्क्स पाने की जो पॉसिबिलिटी है वो 90% बढ़ जाएगी। ये उतना इंपॉर्टेंट है, कंबाइंड वीडियो और मैराथन क्लासेस। ठीक है, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन हटाना नहीं चाहिए था मुझे, मैंने थोड़ा जल्दबाजी पढ़ दी। क्वेश्चन सही बना हुआ था, उसमें कोई गलती नहीं थी, वो मैंने पढ़ने में जल्दबाजी कर दी। खैर उस क्वेश्चन को मैंने यहां पर पूरा लिख दिया, मतलब उसका पूरा आंसर मैंने यहां पर लिख दिया है। इसको आप देख लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया, तो हर साल इससे 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं भैया। बाकी सारे बैचेस आपके लिए मैं बता देता हूं। कुछ भी और मुझसे आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप इस ग्रुप पर मैं सारी चीजें शेयर भी करूंगा। जब मैराथन होगी उसके सारे क्वेश्चन इस ग्रुप पर शेयर किए जाएंगे। जब आपके फाइनल मैराथन होंगे उसके सारे क्वेश्चन सब यहीं पर शेयर होगा। तो इस ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाए, या टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष सर JIB एग्जाम, आप इस माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।